हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का चैप्टर शुरू किया है, उसमें जो आज हमने टॉपिक लिए हैं कि आयनिक बॉन्ड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कि ये बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, मतलब पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ये किस तरह से बनते हैं, और डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आयनिक बॉन्ड क्या होता था? आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता था जिसमें हमारे पास जब दो एटम्स होते थे उसमें से कोई एक ही एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देता था। ठीक है, दूसरे का काम बस इलेक्ट्रॉन लेने का है, वो कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से ही होते हैं तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब भी आप, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का, तो उसमें क्या था, सोडियम के पास आपके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो दे सकता है दूसरे को। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास सिर्फ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको कहीं से एक मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें? सबसे पहले आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है एनर्जी से। ठीक है, अब देखो, सोडियम के पास, Na के पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे को दे सकता है, वो देना भी चाहता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देना चाहता है, वो दे सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा है उसके पास। क्लोरीन को तो भाई जरूरत है, उसको तो चाहिए ही चाहिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर Na से इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो सोडियम कहता है कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे भी दूं तो मुझे क्या फायदा, तो क्या फायदा होगा उसको? क्लोरीन कहता है कि मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। ठीक है, तुम्हें एनर्जी मतलब कि वो क्लोरीन उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह। ठीक है, सोडियम को कह रहा है कि प्लीज मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, प्लीज मुझे दे दे। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे लगा रहा है, वो अपनी अपनी एनर्जी लग रही है ना उसकी एनर्जी, क्योंकि जब आप किसी को इंप्रेस करते हो तो आप उसको बोलते हो, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, एनर्जी यहाँ पे आपकी यूज होती होगी। ठीक है, आपको किसी दूसरे से कुछ चाहिए, ठीक है, तो आप उसको इंप्रेस करते होंगे। तो इसी तरह से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप इस तरह से याद रखोगे, क्लोरीन को इंप्रेस करना पड़ेगा। इंप्रेस करने के लिए उसके पास सिर्फ एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी लगा रहा है कि प्लीज मुझे दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोडियम खुश हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम का एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहाँ पे एनर्जी लग रही है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी लग रही है आपकी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब एनर्जी आपकी लगती है, एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे एनर्जी लगा रहा है। ठीक है, सोडियम तभी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो मैं लिखा हुआ है, देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर? एनर्जी दी तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? क्लोरीन को। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन, अब इलेक्ट्रॉन गेन किसको करना है? इलेक्ट्रॉन दे तो दिया सोडियम ने, लेना किसने है? क्लोरीन ने लेना है ना। तो लेने के लिए थोड़ा ना उसको एनर्जी लगेगी। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप लोग गरीब हो, ठीक है, मान लो आप पुअर हो, ठीक है, आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई आपको पैसे देगा तो आप ले लोगे पैसे। ठीक है, ऐसा तो नहीं। अब मान लो कोई गरीब है, उस बेचारे ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, उसको अगर कोई पैसे ऑफर करेगा तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगा, वो खाना खाना चाहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन में ये होगा कि अब क्लोरीन जो है एकदम से जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो तो चाहेगा कि ऑक्टेट पूरा कर ले। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसके के लिए उसको कोई एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एनर्जी जो थी यहाँ पे वो रिलीज हुई थी। ठीक है, तो क्लोरीन ने एनर्जी रिलीज करी थी ना अपनी, जब उसको इलेक्ट्रॉन निकालना था सोडियम से। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोस्टली एक्सोथर्मिक। मोस्टली का क्या मतलब होता है? ज्यादातर। ज्यादातर मतलब 100% नहीं होगी फिर। ठीक है, क्यों? एक्सेप्शन है यहाँ पे आपकी नोबल गैसेस। देखो, नोबल गैसेस जो होती है ना भाई, वो एकदम साधु संत टाइप आदमी होते हैं, उन्हें किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो हीलियम जो है उसका डुप्लेट होता है, अदरवाइज सबके जो है वो ऑक्टेट पूरे होते हैं। तो नोबल गैसेस को क्या जरूरत है? ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे किसी को, ना तो वो लेना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन दिया जाए ना,
ठीक है, अगर जबरदस्ती हम बोल रहे हैं ले लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, जबरदस्ती, तो वो ले लेंगी। तो इस टाइम पे आपको जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो उनकी होगी वो आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। ठीक है, उनको जबरदस्ती बोल रहे हो ना आपकी ले लो प्लीज ले लो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो जबरदस्ती। तो इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहती है, लेकिन नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इस केस में जो है वो एंडोथर्मिक होती है। क्लियर? चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, रिलीज तब करी थी एनर्जी जब उसे इंप्रेस करना था सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेती बार तो उसको कोई जरूरत नहीं एनर्जी की। क्लियर? तो इन दोनों कंसेप्ट से कौन कौन से, एक आपका आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक हमने पीछे पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों कंसेप्ट से एक चीज तो पता चल गई, ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड तब बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन दोज एलिमेंट्स जिनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी और जिनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में बनेगा, जैसे आपके पास एक था सोडियम, एक था क्लोरीन। सोडियम को जब हमने थोड़ी सी एनर्जी दी तो उसने एकदम से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, और क्लोरीन जो था उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, वो चाहता था कि ऑक्टेट कंप्लीट करे, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो उसकी जो थी वो एनर्जी, वो उसने एकदम से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनेगा जो थोड़ी सी एनर्जी देने पे एकदम इलेक्ट्रॉन लूज करते, जिसकी मतलब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, मतलब एकदम से बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, एंड एलिमेंट्स विद द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से आ जाएगा जब आपके पास दे देंगे कि क्या आयनिक बॉन्ड ऐसे, आपसे कंडीशंस पूछ लेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, या हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए या लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह से आपका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। क्लियर? आयनिक बॉन्ड के केस में जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। फिर से एंथैल्पी मतलब फिर से एनर्जी। अब देखो हमारे पास सोडियम भी है, हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन भी है, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, केटाइन भी है, एनायन भी है। तो हमें पता है अपोजिटली चार्ज जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, एटम्स होते हैं, वो हमेशा अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और एक बन जाएगा यहाँ पे NaCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए NaCl, तो यहाँ पे क्या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस NaCl को हमें फिर से तोड़ना पड़ेगा। किन किन चीजों में, आपके Na और Cl में। तो उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब हमारी एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी लगती है, टू सेपरेट द 1 मोल ऑफ NaCl इंटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। जब आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया है NaCl का, तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा जब सोडियम और क्लोरीन में, तो उसको आप कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्लियर? ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे आगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ लेते हैं। आयोनाइजेशन जब एंथैल्पी थी आपकी, देखो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया Na से, जब आपका सोडियम Na पॉजिटिव स्टेट में गया, कब गया पॉजिटिव स्टेट में, जब उसने आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर? तो उसको कितनी एनर्जी लगी, 495.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने उसको दी। ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रॉन बाहर दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था क्लोरीन ने, ठीक है, जब क्लोरीन आपका Cl से Cl नेगेटिव कैसे बना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर से ले लिया था। ठीक है, तो ये आ गया था। तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी दैट इज अराउंड -348.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी हमें जो है वो जब 1 मोल ऑफ NaCl तोड़ना था तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, -788 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ी। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज। क्लियर? आगे हम पढ़ लेते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। ठीक है, अब मैं हमेशा बोलती थी कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि आपके पास अगर 2 एटम है तो वो दोनों जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे किसी एक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बनता था, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं आपका आयनिक बॉन्ड कहती थी, आयनिक बॉन्ड तब बनता था जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे Na और Cl के केस में कोई एक ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता था। क्लियर?
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ना तो आयनिक होता है और ना ही तो वो कंप्लीटली जो है वो कोवलेंट होता है, ठीक है। तो ये सब झूठ है कि हाँ आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड भी है तो उसमें भी चाहे 1% या 2% ही उसमें आयनिक करैक्टर हो, लेकिन होगा। सिमिलरली आपके अगर आयनिक बॉन्ड है तो उस केस में भी कहीं ना कहीं जो है वो कोवलेंट करैक्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए अभी हम कुछ देखते हैं, यहाँ पे ट्रिक करते हैं, ठीक है। देखो मान लो आपकी मम्मी ने आपको 10 टॉफियां दे दी, ठीक है। अब आप बड़े भाई हो, ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला छोटी बहन के साथ भी बराबर टॉफियां बांटना। तो 10 टॉफियों में से अभी दोनों में बराबर आनी चाहिए 5-5, ठीक है। लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हो, आपको पता है कि बहन छोटी है, बहन मुझसे 5-6 साल छोटी है। तो अगर मैं उसको चाहूँ तो अगर मैं 10 टॉफियों में से 8 खुद रख लूँ, 2 उसको दे दूँ, अगर उसको पता भी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थोड़े है, वो आपसे लड़ाई थोड़ी ना कर पाएगी ज़्यादा, क्योंकि आप 5-6 साल बड़े हो, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा केस है कि मम्मी ने 10 टॉफियाँ दी है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं अपनी बहन का हिस्सा नहीं खाऊंगा, तो 5 टॉफियाँ उसको देता हूँ, 5 खुद रख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल शेयरिंग हो गई। शेयरिंग तो पहले केस में भी हुई, पहले केस में भी तो आपने उसको 2 टॉफियां दी थी, ठीक है। शेयरिंग दोनों केस में हुई, लेकिन पहले केस में अनइक्वल शेयरिंग हुई थी, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है, मान लीजिए नॉन पोलर में आपके पास 2 एटम है, दोनों एटम के बीच में जब आपके पास अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने बराबर बराबर शेयर कर लिए, 5 इसने ले लिए, 5 इसने ले लिए, ठीक है। तो दोनों ने जब इक्वली शेयर कर लिए तो आप उसको कहते हो, यहाँ पे बन गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है। नॉन पोलर में आपने क्या बोला, नॉन पोलर में आप हमेशा याद रखोगे नॉन पोलर में इक्वल चीज होती है, ठीक है, इक्वली शेयर कर लिया, क्लियर। अगला पढ़ लेते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे उल्टा केस हो गया, 2 टॉफियां दी बहन को, खुद ज्यादा ले लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जैसे 2 एटम है, ठीक है। तो एक के पास, बेचारे के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आए और एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, शेयरिंग तो यहाँ भी हुई, लेकिन कैसे हुई, अनइक्वल शेयरिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है 2 एटम्स के बीच में। अब देखो अगर मैं पूछूं फर्स्ट वाले एटम और सेकंड वाले एटम में से ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा, तो किसके पास होगा, सेकंड वाले के पास होगा, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन गए और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पोलर कोवलेंट वो बॉन्ड होगा जब बनेगा तो हमारे पास क्या होगी, अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, क्लियर। सो इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एटम की साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे एटम की साइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे डायपोल, ठीक है। सो व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं डायपोल। फिर एक होता है हमारे पास डायपोल मूवमेंट, जिसको हम म्यू से जो है वो डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम म्यू बोलते हैं, क्लियर। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसको हम क्यू से लिखते हैं, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, कि जैसे आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज था, वो कितने डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेटेड है, वो दैट इज कॉल्ड योर डायपोल मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में ये जरूर पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में डायपोल मूवमेंट। बस आपने इसमें सिर्फ इतना सा ही लिखना होता है कि चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्लियर। यूनिट क्या होती है आपकी डायपोल मूवमेंट की, डी बाई होती है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। 1D इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। CM मतलब कूलम मीटर, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे था, दूसरी साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज था, है ना, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें एरो हमेशा, जब भी आप एरो लगाते हैं तो हमेशा नेगेटिव चार्ज की साइड को जो है एरो लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड को, क्लियर। ईच बॉन्ड हैज अ डायपोल मूवमेंट, हर एक बॉन्ड, जब भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, चाहे आयनिक है चाहे कोवलेंट है, हर एक बॉन्ड का अपना एक डायपोल मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग जो है वो बॉन्ड डायपोल कहते हैं, क्लियर।
तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि आपका आयनिक बॉन्ड जो है जब भी उसने बनना हो तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज डायपोल, डायपोल होता क्या है, ये पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आपका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।